या मैम। ओके, यस। हमने नेशनल मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं, क्या क्या उन्होंने किया था, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में और अपराइजिंग ऑफ 1857 में लर्न किया। फिर हमने बॉयकॉट और इंडिजिनियस मूवमेंट्स पढ़ा था। बॉयकॉट इंडिजिनियस मूवमेंट का शॉर्ट में मीनिंग क्या है? टू अडॉप्ट स्वदेशी प्रोडक्ट एंड टू एबॉलिश, मतलब क्या कि भाई आप लोगों को खत्म कर देना है, यहाँ पे फॉरेन के गुड्स नहीं लाने हैं, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है उनका, और कोई भी फॉरेन गुड्स की यूज नहीं करनी है। देन इंडिया को स्वदेशी मूवमेंट से क्या क्या स्वदेशी मूवमेंट से क्या क्या बेनिफिट हुए, कौन से स्टेट में हुआ, कौन से प्रोविंस में स्टार्ट हुआ, गुजरात में ऐसा क्या क्या हुआ, बंगाल के दो डिवीजन हुए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, वो क्यों हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा बाय कास्ट वाइज मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है उसमें क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। वो कौन करना चाहता था? तो भाई इंग्लिश अंग्रेज के शासन के जो एम्पायर थे, जो राजा थे, लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, वो करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो गए तो शायद वो अपना शासन यहाँ पे नहीं चला पाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहले ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो मूवमेंट है वो इसमें अडॉप्ट कर लिया था। मतलब इन लोगों ने स्टार्ट करवा दिया था, मुस्लिम लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया था, हिंदू लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने झगड़ा करवाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं, मतलब जो क्रांतिकारी हैं, उनका बर्थ कहाँ हुआ, क्या क्या उन लोगों ने ऐसे एक्टिविटीज की, ऐसे क्या क्या मूवमेंट्स किए, जैसे हमारा देश आजाद हो पाए। ये इंडिया के क्रांतिकारी हैं। ठीक है, वसुदेव बलवंत, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल जक्की, राम प्रसाद बिस्मिल्ले, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ओके, देन उसके बाद सरदार भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव थापर, ये सब भी ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र, बंगाल, ये सब टाइम पे, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट, आई कंप्लीट। आफ्टर दैट टाइम उन लोगों ने बहुत सारे इंडियन यूथ को एकजुट किया, और इन लोगों ने क्या, वेपन्स बनाने की ट्रेनिंग दी, और वेपन्स बनाने का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था, जिसमें वो अलग अलग स्टेट में एक जगह लेके, एक अलग अलग स्टेट के, वडोदरा, अहमदाबाद, उड़ीसा, सब स्टेट के, सब सिटी के बहुत सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होके अपने 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 शहर के यूथ को इकट्ठा करके वेपन्स बना रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बाहर पाड़ी गई। तो वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं उनके नाम रखे गए थे युगांतरा, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी मराठा। तो इन इन सब एक्टिविटीज के बाद उन लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी की, जैसे कि केसरी लूट केस, लाहौर मसकरे, फिर वाइसरॉय मिंटो को मारने की कोशिश की, उसको उसकी बग्गी को बॉम्ब के साथ जलाने की कोशिश की। ठीक है, ये सब चीजें जो हुई उसमें क्या हुआ, 34 क्रांतिकारी और बाकी एक्सेट्रा दूसरे जो अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट से क्रांतिकारी थे, वो भी अरेस्ट हो गए। फिर अरबिंदो घोष की बात आती है, तो घोष ने कौन सी बुक बाहर निकाली थी? तो भाई भवानी मंदिर। उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया गया था, क्यों? क्योंकि उसका ऐसी बहुत सारी बुक थी वैसे, लेकिन इन अरबिंदो घोष ने 5 बुक्स बाहर पब्लिश की थी, वो सारी गुजराती में ट्रांसलेट थी। उनके नाम भी ऐसे ही रखे गए थे कि अगर कोई पढ़ता है तो उसको ऐसे लगेगा ये वन टाइप ऑफ एक जनरल है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स जो थी वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी। हमने आगे पढ़ा था कि यूथ इकट्ठा होकर वेपन्स बना रहे हैं, तो वो वेपन्स, बॉम्ब्स, हथियार और बॉम्ब, ये सारी चीजें बनाने की उसमें बुक्स में फॉर्मूलाज लिखी हुई थी। तो वो जो बुक थी वो अंग्रेज ना समझ पाए, उनको कोई आइडिया ही ना है कि इस बुक्स में एक्चुअली में इंक्लूड क्या है, इसीलिए ये बुक का नाम गुजराती टाइटल के साथ दिया गया और उसका ट्रांसलेशन भी गुजराती में किया गया। ठीक है, तो क्या क्या बुक्स के नाम थे? यू हैव टू पॉइंट आउट दैट इज दक्षिणा, દેશી વનસ્પતિની દવાઓ, નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ. Okay, these all are the books which are published by the Aurobindo Ghosh.
फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मिला इन फॉरेन कंट्रीज। अब अभी तक हमने पढ़ा था इंडियन कंट्रीज में कौन से क्रांतिकारी थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। अब फॉरेन कंट्रीज में बैठ के भी ऐसी कौन सी कंट्री थी, तो भाई इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, रशिया, अफगानिस्तान, सिंगापुर, म्यांमार, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रियां थी जहाँ पे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज ऐसे ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी आगे आके इंडिया को इंग्लैंड से आजाद करने के लिए वो लोग लड़ना चाहते थे। द एक्टिविटीज रिवॉल्यूशनरी हु टुक पार्ट। अब इसमें नाम दिए गए हैं कि ऐसे कौन से बंदे थे, कौन से लोग थे, पीपल ऑफ रिवॉल्यूशनर मतलब रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी कौन कौन थे जो हमारे यहाँ के इंडिया के आजादी के लिए अपने देश में मतलब फॉरेन कंट्री में बैठ के फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट के लोगों के साथ ही लड़ रहे थे और हमारा साथ दे रहे थे। okay? फिर मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स क्यों जाना जाता है। तो जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुआ, हिंदू मुस्लिम में जब लड़ाइयाँ हुई थी, तब वाइसरॉय मिंटो जो थे उन्होंने मतलब ये सब चीजें करवाई थी। मतलब हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के वक्त वाइसरॉय मिंटो ने ही पूरा गेम खेला था। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने एस्टेब्लिश करवाई थी, इसीलिए उन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बाद जो हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए, उसके बाद उनको इनकी जो रिफॉर्म्स है, जो ये जो चेंजेस है, उस चेंज को मोरले मिंटो के नाम से जाना जाता है। फिर अराइवल ऑफ गांधी जी, फिर गांधी जी आए 1915 में, उसके बाद रोवेल्ट एक्ट हुआ। गांधी जी ने यहाँ पे बहुत एक्टिविटी की सबके साथ मिलके, ठीक है। फिर एट लास्ट उन्होंने सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, रोवेल्ट एक्ट हुआ। फिर एट लास्ट उन्होंने क्या किया था, याद हो तो, कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था अपनी अवार्ड्स को, अपनी जो टाइटल्स को। फिर हमने पढ़ा था व्हाट अबाउट जलियांवाला बाग, 13 मार्च जलियांवाला बाग में जो मतलब डायर थे, ऑर्डिनल डायर, जनरल ऑर्डिनर मतलब जो लीडर थे अंग्रेजों के शासन के, इंग्लैंड के, वो अपनी फोर्स को लेके मतलब अपने लोगों को लेके हमारे लोगों के सामने जानबूझ के उन्होंने क्या किया, फायरिंग किया और मशीन गन गन चलाया, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए। और जलियांवाला बाग तो आज एट प्रेजेंट भी अगर आप जाओगे तो जो ये मतलब ये जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में पूरा वहां पे डिस्क्रिप्शन है, इवन एक एक बंदे की एक एक चीज भी है, ठीक है। फिर खिलाफत मूवमेंट, देन वी स्टडीड अबाउट खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में क्या क्या हुआ, कौन से लोग लीडर थे, उन्होंने क्या क्या चेंज किया, गांधी जी के रास्ते पे चले, फिर कैसे कैसे उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया कि भाई नहीं, हम लोगों को ऐसे नहीं, हमको रैली निकालनी चाहिए, वी शुड नॉट यूज द इंग्लैंड पीपल एजुकेशन, उनकी स्कूल्स यूज नहीं करनी चाहिए, उनकी दी हुई चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, वी शुड स्पिनिंग द विल एंड प्रोड्यूस अ खादी और कॉटन एट होम। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा था, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यहाँ पे शॉर्ट दिया गया है, आगे हमने ब्रीफ में पढ़ा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एस्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 1920 में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, हमने दोनों चीज पढ़ी थी। फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर प्रोग्राम्स हुए, जो एक्टिविटीज हुई, वो हमने पढ़ा था कि कौन से स्टेट में हुई, कौन सी डेट पे हुई और क्या क्या हुआ, ठीक है। कॉलेजेस और ये सारे इंग्लिश अंग्रेजों के बनाए हुए कॉलेजेस, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल्स बंद मतलब उन्होंने छोड़ दिए, हमारे देश के लोगों ने अपने बच्चों को वहां पे भेजना बंद कर दिया, और इंडिया के लोगों ने खुद अपने कंट्री के लिए बच्चों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए, ठीक है। फिर बना के उन्होंने उसमें अपने बच्चों को इंडियन स्कूल इंडियन कॉलेज में पढ़ाया, जैसे कि इंग्लैंड के लोगों को ऐसा ना लगे कि अगर वो लोग स्कूल बना रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ उनके ही स्कूल्स बने हुए हैं जबकि शासन उनका है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे अगर उस स्कूल में से निकल जाएंगे तो। देन वी स्टडी चोरी चोरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, ये हमने लास्ट पढ़ा था। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था, कौन से विलेज में हुआ था, क्यों भाई पुलिस बहुत सारी पुलिस मर गई थी, क्योंकि यहाँ के जो रैली निकालने वाले लोग थे गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के साइड, उन लोगों ने अटैक कर लिया था पुलिस पे।
तो फिर गांधी जी ने क्या यहाँ पे दिखाया, उनको बहुत फील हुआ कि ये जो सत्याग्रह का मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया था कि तुम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट आके या किसी भी बंदे को मार डालो। अब यहाँ पे 21 पुलिसमैन की डाय हो गई, तो उसके बाद ये इस सिचुएशन के बाद जो इफेक्ट थे उसमें गांधी जी ने अपना टाइटल सरेंडर कर दिया था। ठीक है, आगे चलो। हमारा लास्ट टॉपिक बाकी था ना, स्वराज्य पार्टी। कैन यू सी बॉयज, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ओके, लास्ट पैराग्राफ बाकी है, कैन यू रीड इट बेटा? अभी इतना है, इसमें इलेक्शंस हुए थे, फिर इलेक्शंस में मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेचर और उसमें फिर आगे क्या हुआ था, थर्ड पैराग्राफ से रीड करो तो याद आ जाएगा सब। द स्वराज्य पार्टी, थर्ड पैराग्राफ, हु विल रीड इट? ma'am. I. Yes, you. Yes, you can read. The Swarajya Party functioned a Manner. disciplined manner and established high parliamentary practices. It proved to British government that Indians can rule constitutionally and democratically. The educated class of India was thus attracted to the Swarajya Party. National awareness re-emerged in the people. The party played a Crucial. crucial role in bringing the achievement of independence very near. All this indicates all this indicates the importance of the party. After Uh, death of Chit- Chitran Chitran. Das, Chitran Das in June 1925, the Swarajya Party became weak. Some members began supporting the government while the others established a new party named the National Party. Thus, the prestige of Swarajya Party reduced in the 1926 election. All its members lost terribly except in Madras province. Bipin Chandra Pal and Surendra Banerjee even criti- criticized, Criticized. criticized the party strongly. ओके, स्वराज्य पार्टी अपने फंक्शंस मतलब अपनी एक्टिविटीज कर रही थी इन अ वेल मैनर, इन अ डिसिप्लिन मैनर, एंड एस्टैब्लिश हाई पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिसेस उसने बाहर लोगों के लिए की थी। It proved to be a British government that Indians can rule constitutionally and democratically. अब ये स्वराज्य पार्टी जो फंक्शंस कर रही थी, जो एक्टिविटीज कर रही थी, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी लोगों को, ये प्रूव करता है कि इंडियंस रूल कर सकते हैं डेमोक्रेटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स, इंडियन अपना शासन चला भी सकते हैं और किसी पे अपना शासन और हुकूमत दे भी सकते हैं। दोनों तरीके से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखा रही थी कि नहीं, दे कैन लीव विद योर फ्रीडम। ओके, द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वाज thus attracted to the स्वराज्य पार्टी। अब जो एजुकेशन क्लास जो थे, मतलब एजुकेशन क्लास के जो लोग थे, वो स्वराज्य पार्टी को बहुत ही मतलब अट्रैक्टेड, मतलब स्वराज्य पार्टी के लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, एजुकेशन इज मस्ट, मतलब पढ़ाई इतनी जरूरी है, क्योंकि अगर लोग एजुकेशन है, एजुकेशन होती है लोगों के पास, तो वो शायद कहीं भी पीछे नहीं पड़ेंगे और वो हमेशा अंग्रेजों के सामने तो खड़े रह के रूल्स फॉलोस रेगुलेशन एक्ट्स लॉस के बारे में बात कर पाएंगे। तो वो एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही अट्रैक्ट हो गई थी पार्टी। पार्टी मतलब पार्टी में जितने ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल थे, अब national awareness re-emerged in the people. The party played a crucial role in the beginning, the achievement of independence very near. All this indicates the importance of party. जैसे जैसे पार्टी ने अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दी, तो पार्टी ने क्या किया, बहुत ही अच्छा क्रूशल मतलब तारीफ कम पड़े ऐसे क्रूशियल रोल पे प्ले किया शुरुआत में, तो टू अचीव द
इंडिपेंडेंस वेरी नियर, मतलब आज़ादी पाने के लिए उसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की। ठीक है, जिससे लग रहा था कि ये पार्टी जो है उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे लोगों के बीच में बढ़ रहा है। विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925, जैसे ही चित्तरंजन दास की मतलब डेथ हो गई 1925 में, स्वराज्य पार्टी जो है वो वीक पड़ने लगी, क्योंकि उन्होंने ही ये पार्टी एस्टेब्लिश की थी और ही वॉज द लीडर। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, बट पहले ही सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में दिया है, चित्तरंजन दास वॉज अ लीडर ऑफ दिस बंगाल प्रोविंस एंड दिस स्वराज्य पार्टी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो इलेक्ट हुए थे। तो जैसे उनकी डेथ हो गई, स्वराज्य पार्टी वीक पड़ने लगी। सब मेंबर्स बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल अदर्स एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी नेम नेशनल पार्टी। अब क्या होता है पॉलिटिक्स में, अगर मेन लीडर हट जाए ना, तो ऐसी बहुत कम पार्टी होती है कि अपने पार्टी में जितने लोग हैं ना उनको संभाल पाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो लीडर होता है ना वो मेन होता है, वो चला जाता है ना तो फिर पूरा ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है ना, पूरा ग्रुप वो बिखर जाता है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे उनकी डेथ हुई, स्वराज्य पार्टी वीक हो गई, और उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, और बहुत सारों ने इस स्वराज्य पार्टी से अलग होकर खुद अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम दिया नेशनल पार्टी। दस द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज्य पार्टी रिड्यूस, जैसे ही इनकी डेथ हुई और आधे आधे लोग बट गए स्वराज्य पार्टी में से, आधे लोग निकल गए, आधे लोगों ने अपनी पार्टी शुरू कर दी पॉलिटिक्स की, तो स्वराज्य पार्टी का जो रुतबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। In the 1926 election, all its members lost terribly except in Madras province. अब 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हुई और एक साल में 26 में क्या हुआ, इलेक्शन आया। तो इलेक्शन में सारे स्वराज्य पार्टी के जो लोग थे, जो भी इसमें अंदर इंक्लूड थे, जो भी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल थे, पूरा ग्रुप था, उसमें से सब बढ़ गए एक्सेप्ट मद्रास के लोग। मद्रास स्टेट के लोग ही स्वराज्य पार्टी को मान रहे थे, बाकी सब स्टेट के लोग नेशनल पार्टी और गवर्नमेंट के साथ चले गए। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली। अब बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी स्वराज्य पार्टी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया, मतलब क्या, उनको समझाया कि भाई तुम लोग ऐसी चीजें मत करो और ये पार्टी छोड़ दो, ठीक है, इस पार्टी को खत्म कर दो। सो ये चीजें सारी थी जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी। वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर। अब इसकी जो नोट्स है वो पोर्शन के हिसाब से, आपका जो एग्जाम FA3 का जो एग्जाम है उसके जो पोर्शन है 25 मार्क्स का है, राइट? तो उसके हिसाब से मैं आपको कल ग्रुप में नोट्स दे दूंगी। नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। ओके बॉयज, चलो, this was the chapter number 9, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. चलो, कौन रीड करेगा? बॉयज कौन रीड करेगा? इतने सारे लोग हैं बट नो वन इज इंटरेस्टेड टू रीड। ऐसा थोड़ी चलता है। कौन रीड करेगा? लास्ट कौन रीड कर रहा था भाई? I. What? Yes beta, read it, you can read na? Yes. Okay, I am sharing my screen. Read it. Read from introduction. Introduction. In the previous chapter, we have studied Indian Constitution, preamble, and important pillars, as well as specific characteristic. In this chapter, we will study about the important characteristic of Constitution, that is fundamental right.
fundamental duties and directive principle of state policy. हम्म। Human rights. रीड कर लो उसका एक पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में लास्ट चैप्टर में आपने कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में दिया है, बट स्टिल मैं समझा रही हूँ। आप ह्यूमन राइट स्टार्ट करके एक पैराग्राफ रीड कर लो। Human rights. Human rights are those rights which not only give a person his her basic existence but also overall development in which society help to construct an environment which enables him her to grow. In every democratic country, the citizens are confronted with basic rights. A person is not discriminated on the basis of the caste can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well. The person by his birth own rights which are his her basic rights which are known as human rights. ओके। इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब प्रीवियस चैप्टर में अपने सिविक्स के प्रीवियस चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसके रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपने पढ़ा होगा, ऐसा इंट्रोडक्शन में दिया है। ओके लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इम्पोर्टेंट वो क्या क्या है। तो वही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीन चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स है तो राइट्स क्या है, राइट्स रिलेटेड टू अवर नेशंस पीपल, हमारे लोग, हमारे देश के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट क्या है। फिर देश के प्रति ड्यूटी क्या है फंडामेंटल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स फ्रेम करनी चाहिए रिगार्डिंग अवर नेशन। चलो तो सबसे पहले इसमें दिया है बेसिक पैराग्राफ दिया है कि एक ह्यूमन जो है, एक ह्यूमन बीइंग, उसके राइट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी मांग रहे हैं, फ्रीडम मांग रहे हैं, तो पहले तो हमें हमारे राइट पता होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नॉट गिव not only give person his or her basic experience but also overall development in which society helps to construct an environment which enable him or her to grow। अब ह्यूमन राइट ऐसे बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट सिर्फ ऐसे नहीं होते कि सिर्फ लोग जो मतलब बॉय हो या गर्ल, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, एक ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन राइट सिर्फ ये नहीं किए जाते कि एक बॉय, एक ह्यूमन को जीने का सिर्फ हक है, या फिर उसके साथ साथ जीने का हक तो उसे है ही, जिंदगी जीना तो उसको मतलब है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है सोसाइटी में, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी हमने पढ़ा कि 19th सेंचुरी में ट्रेडिशन में गर्ल्स को पढ़ाते ही नहीं थे, नहीं। ह्यूमन राइट्स में सबके राइट्स ऐसे हैं कि अगर सबको जीने का हक है तो उसके साथ साथ सबको अपने खुद का डेवलपमेंट करने का, खुद को कहीं आगे लेके जाने का भी हक है। ओके। सोसाइटी हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट एन एनवायरनमेंट विच एनेबल हिम और हर टू ग्रो। हमको हमारी सोसाइटी में ऐसा एक एनवायरनमेंट मतलब बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना चाहिए, जिससे एक बंदे को मतलब एक ह्यूमन को, आइदर इज अ गर्ल और अ बॉय, दोनों को अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को, अपने खुद के कैरेक्टर को डेवलप करने का, आगे बढ़ने का उनको चांस मिले। ठीक है, तो अगर वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी सोसाइटी को ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चों को क्या है कि आगे जाने के लिए, कोई भी बंदे को, कोई भी ह्यूमन को आगे जाने के लिए हमारी सोसाइटी हेल्प करे, ना कि ऐसा बोले कि भाई नहीं आगे जाना जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट करना, प्रोग्रेस करना। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विद बेसिक राइट्स। हर एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक के बेसिक राइट्स तो होते ही हैं, उनका बेसिक हक होता ही है कि उनको इतनी इतनी चीज तो मिलनी ही चाहिए। A person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by the society and nation as well.
अब बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को अगर आप राइट्स दे रहे हो, हक दे रहे हो उनके सारे, तो राइट्स देने के साथ साथ अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अब कास्ट तो इतनी सारी है, उसको अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कास्ट के बेसिस पे तो ये गलत है। उसको कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बल्कि जो बेसिक राइट्स होते हैं हर एक ह्यूमन के लिए वो हर एक ह्यूमन को मिलना चाहिए। और अगेंस्ट राइट्स मतलब उनके राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए अपनी ही सोसाइटी और अपने ही नेशन के लोगों के लिए। The person by his birth own rights which are his or her basic rights which are known as human rights। एक बंदा है जो बाय बर्थ अपने राइट्स लेके ही आता है, उसके पास हक है कि वो लड़का हो या लड़की, उसके बेसिक राइट्स हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है वो उनको मिलने ही चाहिए। मतलब जो बेसिक राइट्स है, मतलब पढ़ने का, लाइफ में प्रोग्रेस करने का, लाइफ में ग्रो करने का, डेवलपमेंट करने का, वो एक ह्यूमन राइट का बेसिक राइट है। तो अगर कोई भी लड़का या लड़की बोर्न होता है तो बाय बॉर्न ही उसको उसके ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स जो हैं वो मिल जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो बेटा, यू कैन रीड इट। आर यू हियर? Urvesh, are you here? चलो लीव इट, मैं रीड करती हूँ। सीरियसली हाँ, एट्थ और एट्थ एफ में बॉयज इतने सारे हैं ना, कैसे बोलते हैं कि मैम हम रीड करेंगे हम रीड करेंगे, बट नाइन्थ में ऐसे कोई आगे ही नहीं आ रहा है। सारे बॉयज यहाँ पे प्रेजेंट है बट नो वन इज आंसरिंग और रिस्पॉन्डिंग मी। मेरे को तीन तीन बार पूछना पड़ता है। रियली बॉयज, यू हैव टू आंसर मी। United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day। अब जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर हुए थे 1948 के ईयर में 10th दिसंबर को। और उसी 10th दिसंबर को जिसमें ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर हुए कि भाई ह्यूमन को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, तभी 10th दिसंबर को लोगों ने ह्यूमन राइट्स डे के लिए डे के हिसाब से ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India, and thereby these rights are protected in a dignified way। अब फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ, तो कुछ बेसिक और कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट टाइप के ह्यूमन राइट्स थे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड राइट्स हैं अगेंस्ट एवरी, हर एक हिसाब से हर एक लेवल से एक प्रोटेक्टेड राइट्स है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। Thus, those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights। अब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो बेसिक हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट किए, जो ऐड किए, भाई ये भी ह्यूमन राइट्स में आप ऐड कर दो। तो वो जो ऐड किए हुए इम्पोर्टेंट कुछ राइट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। दिस ह्यूमन राइट्स proclaim the human beings to live in a dignified way। अब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सिखाते हैं ह्यूमन को कि उनको अपनी लाइफ डिग्निफाइड, एक अच्छी तरह अच्छे वे से कैसे जीनी चाहिए, उनको कैसे अपने राइट्स यूज करने चाहिए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स आर फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जिंदगी जीने के लिए बेसिक जो चीजें हैं जैसे कि फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और अपना सेहत, ये तो जरूरी है। ठीक है, वो हर एक को राइट मिलना ही चाहिए।
So, for existence of human being, the basic needs, that is food, clothes, shelter, education, and health, should be received in a dignified and respectable way. वो तो हर एक ह्यूमन का राइट है, ये 5 चीजें जो बेसिक नीड है वो हर एक ह्यूमन को अपने हिसाब से मिलना ही चाहिए. Democratic country allow citizens to enjoy equal rights. For multifaceted development, the state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system. अब डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब आज़ादी वाली कंट्री जो होती है वहां पे हर एक को अपने इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, हर एक को जीने का और डेवलप करने का मौका दिया जाता है. तो स्टेट गारंटीज लेती है, स्टेट जो होता है वो गारंटी लेती है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने स्टेट में बना रहे और लोगों को अपने राइट्स दिए जाएं और उन राइट्स के हिसाब से उनको आगे प्रोटेक्शन भी दी जाए. चलो, नाउ वी आर मूविंग विद द चैप्टर. ये ह्यूमन राइट्स मैंने खत्म किया. उसके बाद दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो कोई रीड करना चाहेगा? हमने पढ़ा था ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक फंडामेंटल राइट्स ऐड किए हैं. और जैसे कि लेसन में ही दिया है, हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड principles of state policy. So now we are heading with the fundamental rights. Boys, anyone can read? Boys, please answer me, yaar. Yes, ma'am. Huh, read it. The national stability, protection of citizen freedom and democracy are protected through fundamental rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitutional remedies. Okay, okay, just wait for a minute. The nation's stability, protection of citizens' freedom, and democracy are protected through fundamental rights. अभी जो fundamental rights दिए गए हैं, we have 6 fundamental rights, right? So ये जो rights हैं उसके again protection और फ्रीडम मतलब आजादी है सबको, हर एक सिटीजन्स को जो नेशन ने प्रोवाइड की है. एक स्टेबल आजादी, एक स्टेबल फंडामेंटल राइट है जो बेसिक है हर एक बंदे के लिए टू यूज दैट राइट. तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किए? तो राइट टू इक्वालिटी, मतलब इसमें ऐसा होगा कि हर एक बंदा इक्वल होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा. फिर राइट टू फ्रीडम, आजादी का राइट होना चाहिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये 6 राइट्स जो हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, इसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ठीक है. तो अब हम ये जो फंडामेंटल राइट है वो एक एक करके पढ़ेंगे. चलो बेटा, रीड इट. राइट टू इक्वालिटी. Right to equality, equality before law, and equal protection of law are included in right to equality. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens. It is the one of the chief guarantees of the Constitution of India. Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to court to exercise his or her right to equality. Okay, According to okay, okay, okay. Stop here. Right to equality. Equality before law and equal protection of law are included in right to equality. मतलब कि मैं समझा रही हूँ शॉर्ट में ये एक सेंटेंस में कि अगर लाइक माय कास्ट इज, इफ माय कास्ट इज पंजाबी एंड कोई है जो अलग कास्ट का है सामने, अगर कोई मुस्लिम कास्ट का है, तो हम लोग हर एक बंदे को न कास्ट वाइज न क्लास वाइज कि भाई ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे.
जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हर एक बंदे के लिए इक्वल है। हर एक ह्यूमन को इक्वल राइट दिया जाएगा, ठीक है। तो equal protection of law are included in right to equality. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens. अब ये जो फंडामेंटल राइट है वो हर एक बंदे के लिए गारंटी के, इंडियन सिटीजन्स की गारंटी लेके उनके लिए बनाए गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये फंडामेंटल राइट जो है वो किसने बनाए? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसी ने ही, उसके ही चीफ मेंबर्स ने इसके फंडामेंटल राइट्स की बनाने के लिए और उसको फॉलो करवाने की गारंटी ली है। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to courts to exercise his or her right to equality. उसके बाद फंडामेंटल राइट के बनाने के बाद राइट टू इक्वालिटी में इन्होंने एक हक दिया कि यहाँ पे इंडिया के नेशन में कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो है इंडिया का, वो इजीली कोर्ट तक आ सकता है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, कभी भी कोर्ट में आ सकता है, ठीक है। चलो रीड इट अकॉर्डिंग टू दिस राइट। बेटा यू कैन रीड। According to this right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. जैसे मैंने अभी अभी ऊपर बोला था कि किसी को क्लास के वाइज के, कास्ट के वाइज से, राइट टू इक्वलिटी का मतलब ही ये है कि सारे लोग इक्वल माने जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी ह्यूमन जो है, वो ऐसे बेसिस पे उसको राइट नहीं दिए जाएंगे। कौन से बेसिस पे? तो भाई कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्रीड एंड लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जिसके हिसाब से उसको राइट्स दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ही राइट बनाए हैं जो हर एक बंदे के लिए इक्वल है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लॉ इज इक्वल टू ऑल। Okay, it is not based on the caste, on the color of the people, on the language of the people, on the religion of the people. So from the peon to the prime minister, if the act, it's peon, sorry, from the peon to the prime minister, if they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law. अब ये जो कायदे कानून है वो जो बनाए गए हैं कि भाई आप कोर्ट में जाओ, आपने कोई कुछ किया, आपको कोई हैरान कर रहा है तो आपको कहीं पे केस फाइल करना है, तो वो एक पीयून पे जो लागू होते हैं ना कायदे, वही लागू होते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। मतलब ऑल आर इक्वल, सबको इक्वल गिना जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक पीयून से लेके एक प्राइम मिनिस्टर कर सबके लिए एक ही लॉ बने हैं। सो लॉ इज इक्वल टू ऑल, दे आर ट्रीटेड इक्वली, सबको एक समान माना जाएगा, एंड आर बोर्न टू द जनरल कोर्ट ऑफ लॉ। However, the president sorry, the president and governors have certain privileges। जबकि एक प्रेसिडेंट और गवर्नर दो के लिए थोड़े अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन रीड बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ आप रीड करना चाहोगे? Yes. ओके रीड करो। In according to these rights, no person shall be shown कहाँ कहाँ favoritism कहाँ कहाँ, वो तो हो गया, खत्म हो गया। in सेकेंड each and पैराग्राफ। every in each and every circumstance. The law should prevail equally. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. Every law should be equally disseminated. Every person shall have equal admittance to इट्स public place एडमिटेंस। like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal
access to road and lakes, and use of public wells and bathing ghats. ओके स्टॉप हियर। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली, मतलब कोई भी सिचुएशंस होती है अगर, तो लॉ जो है, कानून जो है, कायदे जो है वो सबके लिए इक्वली होने चाहिए। देयर शुड बी अ नो डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास, मतलब आगे हमने पढ़ा कि अगर पीयून के बारे में कुछ केस जाता है तो उसके उसके वहां पे भी ऐसे ही लॉ क्रिएट, उसके लिए भी ऐसे ही कायदे कानून बनने चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बने हो। तो यहाँ पे सबको एक समान माना जाता है, और ऐसा नहीं है कि वी शुड डिस्क्रिमिनेट, वी शुड डिस्टिंग्विश, मतलब हम एक बंदे के लिए, एक ह्यूमन के लिए जो छोटा है उसके लिए, मतलब क्लास वाइज छोटा है, पीयून है, उसके लिए लॉज अलग बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिससेमिनेटेड, मतलब हर एक लॉ जो है वो इक्वली सबके लिए बनाया जाएगा। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल admittance to public place like shop, restaurants, hotels, public environment places, have equal access to roads, lakes and use of public wells and bathing gates। अब हर एक ह्यूमन जो है, हर एक पर्सन के लिए जो चीजें बनाई जाएंगी, प्रोवाइड किए जाएंगे, गवर्नमेंट जो ह्यूमंस को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जैसे कि शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, गार्डन्स, रोड्स, लेक्स, ये सारे पब्लिक प्लेस हैं। तो एवरी पब्लिक हैज एन इक्वल राइट टू यूज दिस wells, hotels, restaurant and places provided, services provided by the government। ओके, चलो, एनी डाउट बॉयज? हमने आज न्यू लेसन स्टार्ट किया, हमने ह्यूमन राइट्स पढ़ा। यहाँ पे हम लेसन कंप्लीट करते हैं, और कल मैं फोर्थ चैप्टर जो है, जो हमने किया हुआ था, उसका मैं नोट्स कल रख दूंगी। यू शुड रीड एंड राइट दैट नोट, और आपको लर्न करना है, ठीक है? चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।